नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक विशेष चर्चा लेकर आए हैं लेबर लॉ को लेकर। लेबर लॉ को लेकर सरकार ने कुछ नई चीज़ें की हैं। इन सब की जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं मुनीश कुमार गौड़ जी, और उससे पहले फॉर्मर लेबर वेलफेयर कमिश्नर, लेबर कंपनसेशन कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर लेबर दिल्ली। गौड़ साहब, आपका स्वागत है। गौड़ साहब, ये जो लेबर लॉ की अमेंडमेंट कहें या मर्जर कहें, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या मंशा रही, और सरकार इसके माध्यम से लेबर्स का, उनके वेलफेयर का क्या भला करने की सोच है? देखिए राकेश जी, किसी भी इंडस्ट्री को कहीं डेवलप करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके साथ साथ में उस इंडस्ट्री का एक माहौल होता है, पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। तो उसके साथ साथ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी चाहता है कि उसको भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ पे वो काम अच्छी तरह से कर सके, बिना रोक टोक के कर सके, इन द सेंस कि उसके काम में कोई बाधा नहीं पड़े। और उसके साथ साथ में ही दूसरी तरफ, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव यूनिट हिंदुस्तान में, भारत में बहुत हैं, तो उसको देखते हुए श्रमिकों के बारे में भी सोचा जाता है कि श्रमिकों के लिए ऐसा सरकार क्या करे जिससे कि श्रमिकों का कोई अहित ना हो, उनकी जो समस्याएं हैं वो जो हैं उनके साथ में कार्य से रिलेटेड, वो समय समय पर डिस्प्यूट जो है, रिडर्सल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि जल्दी से उनको न्याय मिल सके। तो अभी जो हुआ है वो ये है कि करीब 29 लेबर लॉज थे, उनको अब 4 कोड में जोड़ दिया गया है, और अब 4 कोड हैं। मुख्यतः वही लेबर लॉज हैं, लेकिन इसमें ये क्या किया गया है कि गिग वर्कर हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन वर्कर्स के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, जो पहले इसके लिए कोई कानून नहीं था। यही नहीं, वेजेस की जो डेफिनेशन थी, बड़ी अजीब सी बात है कि इतने 29 लॉ थे, करीबन सभी में वेजेस की डेफिनेशन भी अलग थी। उसमें एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन अलग थी, वर्कमैन की अलग थी, कहीं एम्प्लॉयज़ वर्ड यूज़ किया जाता है, कहीं वर्कमैन किया जाता है। तो अब उसमें एक रूपता जैसे कहिएगा वो आ गई है, और अब इसमें कर्मचारी को अन्य कई अथॉरिटी के सामने अपना केस लगाना पड़ता था। तो अब ये जो केस, अब निश्चित रूप से 4 लॉ हैं, तो 4 लॉ के अंदर अथॉरिटी हैं और उन्हीं के समक्ष ये केस लगा करेंगे। और रिडर्सल सिस्टम जो है, डिस्प्यूट रिडर्सल सिस्टम जो है, वो थोड़ा फास्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। गौड़ साहब, ये जो तेजी आएगी इसको काम करने की, या लेबर लॉज के जो डिस्प्यूट होते हैं उनको जब देखना पड़ेगा, तो उसमें लगता है तेजी आ जाएगी इन अमेंडमेंट की वजह से। आपको क्या लगता है कि लेबर जो कानून को समझता ही नहीं है, उसको कानून की जानकारी भी नहीं होती, तो क्या इस प्रक्रिया के माध्यम से इन कानूनों को आसान बना दिया गया है जिससे लेबर भी इसको समझ पाए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वेजेस की डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशंस हैं वो इजी कर दी हैं। फिर उसमें मैंडेटरी कर दिया है टाइमली पेमेंट, जो है वर्कर को टाइमली पेमेंट होगा, और वो सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, और किसी भी तरह का उसका एम्प्लॉयमेंट का तरीका हो, चाहे वो फिक्स्ड टर्म बेसिस पे है या फिर उसका मंथली वेजेस पे है, और रेगुलर बेसिस पे है, या टेम्परेरी है, या कॉन्ट्रेक्चुअल है, उन सब के लिए जो सोशल सिक्योरिटी है सब पे लागू होगा ये। इसमें वेजेस भी कुछ अपग्रेड किए गए हैं सर? देखिएगा, जो मिनिमम वेजेस था पहले, एक कहीं का सेंट्रल का भी एक मिनिमम वेजेस, नेशनल फ्लोर वेजेस बोलते हैं, एक वो हुआ करता था। अब यह है कि किसी भी स्टेट के अंदर जो नेशनल फ्लोर वेजेस है, उससे नीचे का न्यूनतम वेतन कहीं तय नहीं किया जा सकता है। मिनिमम जो नेशनल फ्लोर वेजेस है वो तो रहेगा ही रहेगा, और सिंगल जो यूनिवर्सल डेफिनेशन जैसे मैंने बताया वेजेस की रही है, और मैंडेटरी जो कंप्लाइंसेस हैं वो यूनिफाइड कर दिए हैं, क्योंकि जब इतनी सारी लॉज होते हैं तो सब में कंप्लाइंसेस के लिए रिटर्न्स जाते हैं।
मंथली होती हैं, हाफ ईयरली और ईयरली रिटर्न्स होती हैं। अब ये 4 जो कोड हैं उन्हीं के अंदर रिटर्न्स फाइल होंगी, तो एम्प्लॉयर के लिए बार बार रिटर्न फाइल करना, सेम रिपीटिशन ऑफ थिंग्स, वो थोड़ा सा उनको भी राहत इसमें मिलेगी। तो बिजनेसमैन को ये बेनिफिट हो रहा है कि वो इसके माध्यम से थोड़ा इजी डूइंग हो जाएगा, उन्हें पेपर वर्क जो है उनका। ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ में ये है कि लेबर को भी प्रोटेक्शन है जी। लेबर की जो इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी भी है और प्रोटेक्शन भी है। और जो थ्रेशहोल्ड था इसमें, एक जो चीज़ हुई है कि जो ले ऑफ और जो रिट्रेंचमेंट था और क्लोजर था, उसके लिए पहले अनुमति लेनी होती थी 100 कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं उससे ऊपर। अब ये 300 बढ़ा के कर दी गई है, क्योंकि जो छोटे उद्योग हैं उनको बार बार सरकार के पास में नहीं जाना पड़े, और अगर वो अपनी इंडस्ट्री को रिट्रेंच करके कहीं अपना ये सोच रहा है कि अब मैं 80 आदमी से भी काम चला सकता हूँ, पहले उसने 90 आदमी रखे हैं, तो वो 80 जो फर्स्ट कम लास्ट गो होता है, इसमें जो सीनियर मोस्ट होता है वो सबसे बाद में उसका रिट्रेंचमेंट होता है, जो नया आता है उसको रिट्रेंच पहले किया जाता है। उसका जो रिट्रेंचमेंट के बेनिफिट्स हैं वो देकर और ग्रेचुटी देकर, इसमें एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि ग्रेचुटी पहले 5 साल के लिए थी, अब वो प्रोरेटा बेसिस पे होगी। अगर उसको रिट्रेंच भी करना है तो उसको 4 साल काम किया है तो पहले ग्रेचुटी नहीं दी जाती थी, अब उसको 4 साल की भी ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, और जब तक वो ग्रेचुटी नहीं देता रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन नहीं देता, तो वो अवैध ही कहा जाएगा। जी। एक साधारण जो श्रमिक है उसको गौड़ साहब आप कैसे देखेंगे कि वो इन सब चीज़ों को जानकारी के लिए सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि उनको इन लेबर लॉज की जानकारी मिल पाए? देखिएगा, इसके लिए तो जो ट्रेड यूनियंस होती हैं तो वो अपनी बैठक करती हैं। वो एक वर्कमैन एजुकेशन प्रोग्राम भी है, गवर्नमेंट का है, तो वेलफेयर प्रोग्राम है वो, उसमें वर्कर को उसके अधिकार बताए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो वर्कर एजुकेशन प्रोग्राम है, इसके माध्यम से भी उनको इसमें एजुकेट किया जाएगा कि क्या बदलाव आए हैं और उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। जैसे गिग वर्कर है, आप देखिएगा आपके घर में खाना है या कोई सामान लेके वर्कर आते हैं, अब वो मोटरसाइकिल भी उनकी होती है, पेट्रोल भी उनका होता है, और सिर्फ वो कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं। बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका इलाज कहाँ होगा? उसको अपनी पॉकेट से इलाज करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो हॉस्पिटल में, जैसे ईएसआई हॉस्पिटल में अपना इलाज कर सके। तो अब गिग वर्कर के आने से उन्होंने एक फंड बनाया है गिग वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। उस फंड के तहत ये उनको जो भी उनकी सुविधाएं हैं उसमें निहित हैं वो उनको दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गौड़ साहब, बड़ा ही अच्छा आपने जानकारी दी। लेबर्स के लिए इन जानकारियों को समझने के लिए योजनाएं हैं और संगठन कार्य कर रहे हैं। लेबर्स को अपने हितों के रक्षा के लिए लगातार काम करने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता है, और जहां समझने के लिए जाना है ऐसे संगठनों की भी जानकारी गौड़ साहब ने आपको दी। मुझे लगता है कि ये जानकारियां बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी लेबर्स के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी। जय हिंद, जय भारत।